गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो है लेके आए हुए हैं सर्वे का पार्ट 3। ठीक है, जिन लोगों ने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है वो वीडियो अच्छे से जा कर के देख लें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो कल हमने यहाँ पर पार्ट 2 में ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, तो जिन लोगों को आ गया था अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया हुआ है उसको अभी हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो समझते हैं पहले वर्नियर स्केल होता क्या है। ठीक, तो वर्नियर स्केल क्या होता है समझते हैं। तो पहले समझते हैं वर्नियर स्केल होता क्या है। सबसे पहले वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल आपका एक तरह का सेकेंडरी स्केल होता है जो किसी भी मेजरमेंट्स को एग्जैक्ट मापने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक स्केल होता है जो हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, 10th हाई में देखते थे कि हमारे पास एक स्केल होता था। ठीक है, जैसे हम लोग पटरी बोलते थे हिंदी पे। तो स्केल में हम लोग क्या करते थे, सेंटीमीटर को और मिलीमीटर्स को, ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स को पटरी से हम लोग अच्छे से माप सकते थे। ठीक, अगर सोचिए कोई माप अगर mm से भी छोटी हो तो उसको कैसे मेज़र करेंगे? तो उसको एग्जैक्ट आप नहीं मेज़र कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि कोई एक सेकेंडरी डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसकी सहायता से हम क्या करें, उस वैल्यू को एग्जैक्ट माप सकें। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सके। तो ये क्या है आपका? ये आपका सेकेंडरी यूनिट्स है। ठीक है, जो क्या करती है, किसी भी मेजरमेंट्स को एग्जैक्ट मापने के काम में आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्नियर स्केल। हो गया, समझ में आ गया। अगर हम कोई पूछे आपसे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट, MEASUREMENT, एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना हो जाएगा? तो एग्जैक्ट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो पहले तो यहाँ पर देखिए कि मेन स्केल की जो रीडिंग होगी वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी स्केल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो पहले तो मेन स्केल से आप मेज़र कर लोगे, और जो जो जिस वैल्यू को आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेकेंडरी स्केल यूज़ करते हैं जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल। क्या बात करेंगे हम? टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल। अब देखो वर्नियर स्केल कितनी होती है, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ा सा गंदी बन रही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ होते हैं, पढ़ना है हमको। एक सबसे पहले होता है आपका डायरेक्ट वर्नियर। दूसरा पढ़ना है हमको आप रेट्रोग्रेड वर्नियर। दूसरा कौन सा पढ़ना है हमको? रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है, और तीसरा हमको पढ़ना है एक्सटेंडेड वर्नियर। तीसरा क्या पढ़ना है हमको? एक्सटेंडेड वर्नियर। ठीक है, अब हम देखो इसके तीनों के बारे में समझा दे रहे हैं क्या होगा। देखो जब बात हम करें डायरेक्ट वर्नियर, तो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है कि तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर में दो, यहाँ पर समझो आप ऐसे कि मान लीजिए कोई आपका
ये एक मेज़रमेंट है डिवाइस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी, ये आपकी एस है, ये आपकी वो मिनिमम वैल्यू है जो आपकी मेन स्केल मेज़र कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, एस क्या है आपका, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, या फिर बोल सकते हो आप लेंथ ऑफ वन डिवीज़न बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो दी हुई है वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी वी, क्या है ये वैल्यू है वी, तो ये है आपकी लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, या द वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाई वर्नियर स्केल, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी एग्जैक्ट मेजर्ड बाई वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये हो गई वी। तो ये जो बीच में गैप बन गया, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ से फिगर से समझ में आ रहा होगा, एस माइनस वी इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, और ये डेल्टा क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक, कम मतलब जो भी कंबाइंड होकर के बनेगी उसका जो है आपका ये लिस्ट काउंट कहलाएगा डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट बराबर होता है, ये सीधे आप अभी हमने बताया एस माइनस वी कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर समझो कि सिर्फ एक लिस्ट काउंट तो होगा नहीं वर्नियर स्केल या मेन स्केल में, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन होती है कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि जो वर्नियर स्केल है उसका लिस्ट काउंट क्या है, कम है मेन स्केल से। ठीक है, तो अगर हमें कह दें कि जो डायरेक्ट वर्नियर होता है उसका वन डिवीज़न जो होता है स्लाइटली शॉर्टर देन द डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि जो वी है वो स्लाइटली शॉर्टर देन द मेन स्केल, यानी कि एस से छोटा है। ठीक है, ये कह सकते हो वन डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल इज स्लाइटली लॉन्गर देन द वन डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक, इन डायरेक्ट वर्नियर में तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास तो ये छोटा है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में अगर किसी के पास 10 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और किसी के पास अगर 5 के हैं तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो छोटी वैल्यू होगी उसके पास नंबर ज़्यादा होंगे, जिसके पास बड़ी वैल्यू होगी उसके पास नंबर कम होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो n डिवीज़न है, n डिवीज़न किसके होंगे, तो यहाँ पर लिख लो n डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल इज divided divided into n minus 1 division of the मेन स्केल। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया मेन स्केल। ठीक, तो यहाँ पर देखो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़, ये क्या है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये क्या होगी, नंबर में छोटी होगी, और ये छोटी वैल्यू है तो ये क्या होगी, नंबर्स में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ डिविजन्स हैं, तो n नंबर ऑफ़ डिविजन्स अगर है ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू, अगर दोनों का अगर इक्वल रखना है वैल्यू को हमको, तो क्या करेंगे हम कि जो बड़ी वाली वैल्यू वो छोटी होगी, इसलिए n-1 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर मेन स्केल। ठीक है, तो यहाँ समझो कि एस और वी भी बता दिया हमने कि लिस्ट, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डिविजन्स हैं और वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है, वी है। ठीक है, और मेन स्केल में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, n-1, और इसका लिस्ट काउंट कितना है, इसका है s। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप v इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n इंटू का s।
ठीक है। और देखो ये वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में कर दो। अब देखो अभी अभी हम पीछे पढ़े थे हमने लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, ये लिस्ट काउंट जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एस माइनस वी था, ठीक है। तो अगर हम करें यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू एस माइनस वी, ठीक है, तो एस को ऐसे ही रहने दो, वी की वैल्यू पुट कर दो एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एस, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करो, आप सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ नीचे वन लगा दो, तो ये इन दोनों का एलसीएम एन आ जाएगा, तो यहाँ एन एस हो जाएगा। और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एन, और इधर से जब एस का मल्टीप्लाई होगा तो एन एस, और यहाँ प्लस का एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एन एस से ये एन एस कट जाएगा, तो ये बचेगा एस अपॉन एन, ठीक। तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पर मिला आपको वो क्या मिला, क्या होगा ब्राइटनेस इसकी, तो डेल्टा इक्वल टू एस अपॉन एन, ये आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया। एस क्या था, एस जो था आपका वो लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल या लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, एन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक। और यहाँ पर डेल्टा ये हो गया। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका क्या होगा, ये दूसरा रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है लिस्ट काउंट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एन है, ठीक है, वो जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर का वो थोड़ा सा बड़ा होता है मेन स्केल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेड में अगर हम बात करें तो रेट्रोग्रेड, इसमें क्या होगा, इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, v जो होगा ग्रेटर देन s है, ठीक है। तो जब v बड़ा है तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर n है, सॉरी, अगर इसमें n है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेन स्केल की, n प्लस वन हो जाएगा क्योंकि ये कम है, ठीक है। ये s कहाँ लिख दिया हमने, सॉरी, यहाँ s नहीं होगा। अगर यहाँ पर n है तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, n प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसके कंपैरिजन में तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रेट्रोग्रेड वर्नियर है इसमें जो आपका मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो स्लाइटली लॉन्गर होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अगर हम चाहें तो इसको भी रेट्रोग्रेड वर्नियर को भी जो है सेम तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर v में n है तो इसका मल्टीप्लाई कर दें और फिर s इक्वल टू वो डेल्टा इक्वल टू एस माइनस वी करके सॉल्व कर देंगे। तो इसका भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका भी जो है लिस्ट काउंट जो आएगा कंबाइंड का वो आएगा s अपॉन n, ठीक है। और जो एक्सटेंडेड वर्नियर होता है इसमें जो है आपके n डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल के अगर n डिवीज़न है वो कितने में डिवाइड हो जाते हैं, 2n माइनस वन डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। ये मेन स्केल के डिवीज़न होते हैं और n जो होता है रेट्रोग्रेड, सॉरी, फॉर एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, n होगा आपका मेन स्केल हो गया ऊपर, ये हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन जो हमारा था उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ा
कि जो लीस्ट काउंट होता है वो सॉल्व होकर क्या आता है, मेन लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो पहला पढ़ते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज। तो लीस्ट काउंट तो क्या पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल। इसका मतलब हो गया स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन एंड एस प्लस वी, क्योंकि यही होता है सम ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो एस था और वर्नियर का वी था, तो यानी कि ये दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू, क्या ये सही है? चलो देखते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दे रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल यानी कि मेन स्केल एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल यानी कि एस अपॉन एन इक्वल टू डेल्टा। ऑप्शन बी ये बोल रहा है। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल यानी कि वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन यानी कि वी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल। प्राइमरी स्केल में जो है, तो प्राइमरी स्केल में तो आपका n-1 भी था और n+1 भी था। ठीक है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्राइमरी स्केल। तो प्राइमरी स्केल तो उल्टा, प्राइमरी स्केल तो आपका वो होता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ द, हाँ तो सही तो लिखा था n-1 और n+1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो वन डिवीजन की जो वैल्यू होती है वर्नियर स्केल की वो v है। ठीक है, यहाँ पर जो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, यहाँ पर जो वर्नियर स्केल पूछा हुआ है, तो वर्नियर स्केल का मतलब बेटा आपका कंबाइंड इक्विपमेंट से है, जो कंबाइंड बना हुआ है, यानी कि मेन स्केल और प्राइमरी स्केल को मिलाकर के जो हमारा एक स्केल तैयार हुआ है उसका लीस्ट काउंट है। तो उसका लीस्ट काउंट अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू एस अपॉन एन, जिसका हमने पीछे डेरिवेशन भी देखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ सर्वेयर measured the distance between 2 points on the plane drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter and result was 235 meter. Later, however, he discovered that he used a scale of 1 centimeter is equal to 20 meter. Find the true distance between the points. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एक सर्वेयर था जिसको किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना था और उसको स्केल लेके चलना था 1:40। ठीक है, तो उसने एक किसी दो पॉइंट्स के बीच की, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो है डिस्टेंस मेज़र करनी थी। ठीक है, तो उसने मेजर की और उसको अपने प्लान में मेज़र करने के बाद आ गया 235 मीटर। ठीक, और स्केल इसको लेना था 1:40 या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया, ही डिस्कवर्ड दैट ही यूज स्केल 1:20 मीटर, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस। तो इसको हमने लास्ट क्लास में बता रखा हुआ था कि ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो ट्रू लेंथ कितनी थी उसकी, हमें निकालनी है ट्रू लेंथ। ठीक है, इसको TL, ये क्या हो जाएगा TL, इसको भी T मान लो और रॉन्ग लेंथ और इसको W मान लो। ठीक है, चलिए तो ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और जो है ट्रू स्केल कितना था, यहाँ पर 1:40 था, तो 1/40 इक्वल टू रॉन्ग लेंथ कितनी थी, तो रॉन्ग लेंथ हमने जो मेज़र की होगी वो रॉन्ग होगी क्योंकि हमने स्केल तो गलत यूज़ कर लिया, तो जो रिज़ल्ट जो मेज़र वैल्यू होगी वो गलत होगी। तो यहाँ पर जो रॉन्ग लेंथ हो जाएगी 235 इंटू, और जो स्केल हमने यूज़ कर लिया हुआ है बाई मिस्टेक वो यूज़ कर लिया हुआ है 1:20, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कवर दैट ही यूज्ड, उसने यूज़ किया हुआ है स्केल कौन सा 1:20, तो यानी कि 1/20। ठीक है,
वैसे होना चाहिए तो यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 2 और टी एल इज इक्वल टू आ जाएगा 470 मीटर, ठीक है। जो ट्रू लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 470 मीटर, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम जो है ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, 470 मीटर। तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले जो आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी थी, स्केल पता था 1:40 का यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो आप गए और आपने सीधे ग्राउंड पे मेज़र कर ली डिस्टेंस, और उसको कन्वर्ट करके ग्राउंड में जाके मेज़र किया, और उसको सॉल्व अपना जो है ग्राउंड पे जो भी करना था उसने किया, और उसने देखा कि टोटल रिज़ल्ट उसके पास 235 मीटर आ रहा है। बट उसको बाद में पता चलता है कि उसने जो स्केल यूज़ किया था वो तो गलत स्केल यूज़ कर लिया था, 1:20 का स्केल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जब उसने स्केल गलत यूज़ कर लिया तो यानी कि जो उसने वैल्यू मेज़र की है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो एग्जैक्ट तो वैल्यू उसे पता नहीं है, तो हमें इंजीनियरिंग सर्वेइंग में एक फार्मूला पता होता है, ठीक है, ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो यहाँ से हमने ट्रू लेंथ इंटू ट्रू स्केल, रॉन्ग लेंथ इंटू रॉन्ग स्केल कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर कह रहा है द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ एन ओल्ड मैप इज़ 24/25, ठीक है, एंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है आपका वो 1/2400 है। द करेक्ट स्केल फॉर द मैप इज़, यानी कि करेक्ट स्केल पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्केल बोल दो आप इसको, या रिवाइज्ड स्केल बोल दो, या श्रंक्ड स्केल बोलो, ये तीनों वर्ड से पूछ सकता है। तो यहाँ पर आर एफ कितना, श्रिंकेज फैक्टर, तो श्रिंकेज फैक्टर आपको दिया हुआ है 24/25, और स्केल कितनी दी हुई है, स्केल पूछा हुआ है, एंड द आर एफ दिया हुआ है आपको 1:24। जो आर एफ दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है, 1/2400, ठीक है। तो हमने पढ़ाया था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर पे, कि रिवाइज स्केल होती है जो आपकी, रिवाइज्ड स्केल, इसी को आप बोल सकते हो श्रंक स्केल, या ट्रू स्केल, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, करेक्टेड स्केल, ठीक है, करेक्ट स्केल पूछा हुआ है। तो या फिर आप इसको बोल सकते हो करेक्ट स्केल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अब जो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर तो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है, ओरिजिनल स्केल तो दिया नहीं। तो जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा पूरा, उसमें हमने बताया था कि जो आर एफ है वो स्केल को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आर एफ क्या है, एक स्केल, किसी स्केल को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों की यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी जो मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ओरिजिनल स्केल। अब चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिनल स्केल की जगह क्या दे रखा हुआ है, ओरिजिनल स्केल की जगह दे रखा हुआ है आपको आर एफ, तो श्रंक फैक्टर इनटू आर एफ कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको आर एफ, ठीक है। तो यहाँ पर श्रंक फैक्टर 24/25 दिया हुआ है इंटू 1/2400 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/2400, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 25/24,
ये इससे कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 टाइम्स, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होने के बाद 1/2500, ठीक है, 1:2500। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका कौन सा सही है? तो जिसने अभी कर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो एक बार सेकंड वाला वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 2, उसमें बड़े अच्छे से इसको समझाया है कि स्केल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैप डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस क्या है, ये सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ लिया होगा। अब देखो समझो, यहाँ पर कह रहा है अ वर्नियर स्केल इन विच स्मॉलेस्ट डिवीज़न इज़ लॉन्गर, यानी कि जो वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्या होता है वो वी कहलाता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल वो क्या होता है, एस कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ वर्नियर स्केल इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीज़न इज़ लॉन्गर है देन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, दिस वर्नियर इज कॉल्ड। अब जो ये कंडीशन बताई थी वो किसके लिए बताई थी, अभी हमने इसी वीडियो के सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ था, तो उसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया होता है कि जब वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट डिवीज़न ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा, ठीक है। और अगर इसकी जगह ये हो जाता, अपोजिट हो जाता, कि अगर पूछ लेता कि अगर s इज़ ग्रेटर देन v, अगर s जो है तो वहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर हो जाएगा, ये डायरेक्ट वर्नियर का केस होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डायरेक्ट वर्नियर भी समझा दिया। डबल वर्नियर क्या होता है, सेम होता है डायरेक्ट वर्नियर की तरह, बस अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ कैलिब्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अ 30 मीटर स्टील टेप was standardized at 20 degrees Celsius. The tape was used when the ambient temperature was 40 degrees Celsius, and a 30-meter length measured with the tape will actually be, अब यहाँ पर जो पूछा हुआ है एक्चुअली बी, अब वो कितनी होगी, तो यहाँ पर कितना करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कि एक 30 मीटर की चैन दी हुई है, जिसको जब उसको बना रहे थे 30 मीटर चैन को जब बना रहे थे तो वहाँ पर हमने एक टेम्परेचर कंसीडर किया था कि जो स्टैंडर्ड है 20 मीटर डिग्री सेल्सियस तक, वो हमने ये मान के चल रहे थे, या जब हम फॉर्म कर रहे थे किसी टेप को, स्टील टेप को, तो हमने ये मान के चल रहे थे कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर पे काम करेगी तब तक तो उसके जो है कोई भी उसमें एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक्सपेंसन नहीं होगा, ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसकी लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर उससे 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंसन हो जाएगा उसका, ठीक है, उसकी लेंथ में इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और जब हम इसको ग्राउंड पे मेज़र कर रहे हैं स्टील टेप से, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। और 30 मीटर चैन पूछ रहा है लेंथ मेजर विद द टेप विल एक्चुअली बी। अब देखो जब हम वहाँ पर एग्जैक्ट ग्राउंड में जब मेज़र करेंगे तो उस लेंथ स्टील टेप की लेंथ कितनी होगी पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंसन जो दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंसन ऑफ टेप मटेरियल एस 15 × 10⁻⁻⁶। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है देख लो। गिवन में आपको दिया हुआ है कि लेंथ कितना दी, एल इक्वल टू 30 मीटर दी हुई है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ओरिजिनल स्टैंडर्ड बोल दो, T0 बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है या टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब आप उसको बना रहे थे तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जो
टी एम है, मेज़र करते समय कितना हुआ टेम्परेचर था वहाँ पर, मेज़र जब हम कर रहे थे तब वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और कॉफिशिएंट ऑफ क्या दिया हुआ था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टेप मटेरियल्स, जो एक्सपेंशन जो उसका है अल्फ़ा जो है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंस थर्मल कॉफिशिएंट जो है बोल सकते हो आप, वो क्या है यहाँ पर जो दिया हुआ है, वो अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ है आपको 15 × 10⁻⁻6, 15 × 10⁻⁻6 पर डिग्री पर सेल्सियस, नहीं इसमें कॉफिशिएंट है, सर टेम्परेचर इसका नहीं है यूनिट, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी टेम्परेचर, टेम्परेचर करेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एल नॉट यानी कि इनिशियल लेंथ इंटू एल अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, यहाँ से करेक्शन निकलेगा, ठीक है, कि हमें कितना करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल कितना था आपका 30 था, अल्फ़ा की वैल्यू आपको जो है दी हुई थी 15 × 10⁻⁻6, और टेम्परेचर में कितना दिया, तो मेज़र करते समय 40 डिग्री था और यहाँ पर 20 डिग्री था। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि तो यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ से 50 इंटू -6 इंटू 20, ठीक है। 1 0 1 0 ये आ गया, 15 दूनी 30, तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह, तो 30 × 30 300 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो 3 0 इस 2 1 3 0 से ये चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इतना करेक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.009 मीटर, ठीक है। ये करेक्शन आपको अप्लाई करना है। तो पूछा क्या है कि हाँ लेंथ पूछी ना एक्चुअली, तो अब एक्चुअली क्या हो जाएगी, अब ये वैल्यू हमारी कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो जो करेक्टेड लेंथ हो जाएगी, करेक्टेड लेंथ जो होगी आपकी वो एल, अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगा, जो इनिशियल लेंथ थी एल नॉट और प्लस सी टेम्परेचर, ये एल नॉट क्यों लिख दे रहे हैं बार बार, एल प्लस सी टेम्परेचर, करेक्शन कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 0.009 इक्वल टू 30.009 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको सीखना था, वो ध्यान देना था कि ये फार्मूला जब भी कभी टेम्परेचर करेक्शन से पूछे तो ये फार्मूला आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है और याद रखना है, ठीक है। इसमें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एल क्या होता है, इनिशियल लेंथ ऑफ द टेप होती है, थर्मल कॉफिशिएंट होता है ये, मेजर्ड एट द टेम्परेचर एट द मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब तो इसको सॉल्व करना था बस, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद द चैन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर इफ द लेंथ ऑफ द लाइन वाज मेजर्ड विद 30 मीटर चैन एंड द चैन वाज 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, ठीक है, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विल बी। यहाँ पर द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड वाज फाउंड टू बी 250 मीटर इफ दिस एंड, हाँ ठीक है, कोई नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है, वही देखो यहाँ पर ट्रू लेंथ कितनी है, इसका ट्रू लेंथ इनटू ट्रू डिस्टेंस जो मेज़र करी होगी, ट्रू लेंथ ऑफ द टेप, ट्रू लेंथ एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप WL इंटू W' L को लिख देंगे रॉन्ग लेंथ मेजरमेंट,
जो मेज़रमेंट है उसकी रॉन्ग लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ कितनी थी, यहाँ पर देख दिया हुआ था कि द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद द चैन वाज। तो ये बताओ कि जब हम किसी चैन से, किसी टेप से किसी लेंथ को मेज़र करोगे और बाद में पता चले कि वो लेंथ जो है गलत थी, जिस लेंथ को मान करके आपने मेज़रमेंट किया वो गलत थी, तो वो जो वैल्यू आई थी जो मेज़र की थी वो सही होगी या गलत होगी? गलत होगी ना। ठीक है। और जो हमारा ये 20 मीटर या 30 मीटर दिया होगा, ये स्टैंडर्ड लेंथ होती हैं, ये हमारी ट्रू लेंथ होती हैं। और आपसे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ट्रू लेंथ ऑफ द टेप कितनी थी, 30 मीटर, और ट्रू लेंथ आपको निकालनी थी इक्वल टू रॉन्ग लेंथ कितनी थी उसकी। तो रॉन्ग लेंथ दी हुई है कि 30 मीटर चैन एंड द चैन वॉज 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। ठीक है, जब 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट है तो इसको क्या करेंगे, 30 मीटर थी और 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, माइनस में 0.1 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो, और यहाँ पर जो वैल्यू मेज़र की थी उस कितनी आ रही थी, 250। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 250। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करो, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो टी डैश एल इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 0.1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29.9, 29.9 इंटू 250 अपॉन में 30। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू क्या है कि आपकी डिनोमिनेटर बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो इस वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, और जब 1 से छोटी होगी तो जो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 250 से छोटी आएगी। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या मैच कर जाएगा हमारा। देखो यहाँ भी 250 से बड़ी वैल्यू, ये भी 250 से बड़ी वैल्यू है, ये भी 250 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर तो हमें बिना पेन उठाए जो है डायरेक्ट सॉल्व हो गया, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप सॉल्व भी करके देख लो। तो सॉल्व कर लो, इसको कितना आ रहा, 0 से 0 काट दो इसका, और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 3 3 8 24 3 9 27, तो 29.9 3 9 27 बचा 2 दशमलव को 0 बढ़ा 3 9 27, तो 9.9 3 9 27 बचा 2 6 आ जाएगा। ठीक है, 666 आता रहेगा, इंटू 25 कर दो, कितना आ जाएगा, 249.17 या 16 करके आएगा। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही देखना है, और बहुत ही रेयर केस होगा कि आपका जो है क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन से और सही हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा जो है ईजी होंगे टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लेंथ ऑफ द 50 मीटर चैन इज शॉर्ट बाई 0.05 मीटर, वाइट काइंड ऑफ एरर इट विल या विल इट इंट्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पर एरर कैसी होगी, तो यहाँ पर ना कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं और कुछ लोग जो है समझ के करते हैं। तो चलो हम थोड़ा समझ के करते हैं। मान लीजिए कोई आपका एक टेप था, लेंथ कितनी थी, 50 मीटर की थी, और पता चलता है वो 0.05 मीटर छोटा है। क्या है वो, 0.05 मीटर छोटा है। तो पूछ रहा है यहाँ पर एरर कैसी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो जिसको समझना है, और बताते हैं हम अभी। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रू लेंथ क्या है आपका, 50 मीटर थी। ये कितनी मीटर लेंथ की, ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और जो रॉन्ग थी वो क्या थी आपकी, 0.5, 50 माइनस 0.05, यही था। हाँ, 0.05 मीटर छोटा था। तो जब 50 में से माइनस करोगे 0.05 तो ये आ जाएगा 49.95। कितना आ जाएगा, 49.95। ठीक है, अब बताओ अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये 50 था, ये इंटू ट्रू था, या यहाँ ट्रू था, यहाँ रॉन्ग था, ये ब्रैकेट में था।
यहाँ रॉन्ग था। अब हम अगर ट्रू वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू जो होगी आपकी 49.95 डिवाइड बाई 50 इंटू की रॉन्ग। अब देखो ये वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। जब 1 से छोटी आएगी तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर आएगी, स्मॉलर देन मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू। क्योंकि अगर मेजर वैल्यू डब्लू थी तो उससे क्या होगी, स्मॉलर होगी ये टी, क्या होगी जो ट्रू वैल्यू होगी स्मॉलर होगी मेजर्ड वैल्यू से। और तो हमें करेक्शन कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम कह दें कि आपके पास 50 मीटर ज़मीन, कह दो 500 मीटर कोई लेंथ थी, ठीक है, और जबकि उसकी ट्रू वैल्यू थी 499। अगर हमें अब ट्रू वैल्यू है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। यहाँ में अगर करेक्ट निकालना है लेंथ तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा 1 मीटर का, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 1 मीटर को कम करना है, स्मॉलर वैल्यू क्या है, कम है, तो करेक्शन कैसा करना पड़ेगा, हमें निगेटिव करना पड़ेगा। जब करेक्शन निगेटिव करना पड़ेगा तो एरर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, करेक्शन बराबर क्या होता है, करेक्शन इक्वल टू होता है निगेटिव का एरर, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, करेक्शन हमेशा एरर का अपोजिट होता है, या एरर कह दो करेक्शन का अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब साइन में, इन द सेंस ऑफ साइन, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहाँ से कैसे कर दिया हमने। तो यहाँ से हमने क्या किया, स्मॉलर वैल्यू को, ये कम है तो जब हम कम है तो करेक्ट, ट्रू वैल्यू जब कम है तो हमें करेक्शन का माइनस करना पड़ेगा, तो एरर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो एक बार फिर से इसको, पॉजिटिव एरर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो बिना पेन उठाए इतना सब रामायण किए हुए कैसे इसको सॉल्व करोगे। आपने सीधे देखा ट्रू लेंथ कितनी है 50, और रॉन्ग लेंथ कितनी हो जाएगी 50 से 50 से स्मॉलर हो गई, यानी कि 49.95 आ रही थी ना। चलो ठीक है 49.95। आपने तुरंत देखा कि हाँ, जब यहाँ से ट्रू जब वैल्यू इसके नीचे जाएगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम आएगी, तो यानी कि मेजर्ड वैल्यू से कम आएगी ट्रू वैल्यू। और जब ट्रू वैल्यू कम होगी तो करेक्शन हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, जब करेक्शन नेगेटिव होगा तो एरर पॉजिटिव हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दे रहा इफ, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो करते हैं इसको। ये कह रहा है इफ़ थीटा इज़ द एंगल ऑफ स्लोप, एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्लोप, एंड एच इज़ द हाइट एच इज़ द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू एंड्स ऑफ लाइन, ठीक है, देन स्लोप करेक्शन विल बी। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर दे रखा हुआ है कि आपकी कोई लेंथ थी एल, ये ग्राउंड में स्लोप दिया हुआ है एच, ये जो हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है ये एच दिया हुआ है, ये इसकी लेंथ दे रखी हुई है आपकी एल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अपने कंपास को रखें और ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या होगी, एल नॉट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये एल नॉट क्या होगी, ग्रेटर देन होगी एल, इतना तो पता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर ये थीटा दी हुई है तो अगर हम यहाँ पर से इसको रेडियस मान ले, एल लेंथ को रेडियस मान के एक आर्क लगाएं तो कहीं कुछ इस तरह से एक निकलेगा आर्क। तो यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी एल, यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी एल। तो ये क्या हो गया, करेक्शन देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसको निकालने का सीधा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सी स्लोप, ठीक है। इसकी अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की निकालने की बात करें तो इसकी होती है एच स्क्वायर अपॉन 2 एल नॉट, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 2 एल नॉट। जो मेजर्ड लेंथ है, ठीक है। और ये करेक्शन कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो ट्रू वैल्यू है कम है, मेजर्ड आपने ज़्यादा की हुई है, करेक्शन हमको निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो है हमें तो हमारी करेक्ट वैल्यू तो इतनी है ना, सिर्फ इतनी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा, अब मेजर्ड आपने ज़्यादा कर लिए तो करेक्शन हमको निगेटिव करना पड़ेगा,
इसलिए हमने करेक्शन क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब आपको थीटा दिए हो, ठीक है, जब आपको व्हेन स्लोप बोल दो या इसको थीटा बोल दो, इज गिवन, जब आपको स्लोप दिए हो तो वहाँ पर क्या होता है कि सी जो स्लोप करेक्शन निकलता है स्लोप के लिए वो होता है आपका एल ब्रैकेट वाइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको जब एल को एल लिखा रहने दो, इसको 1 लिखा रहने दो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये पढ़ा है आपने हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री में, होता है कि नहीं होता, होता है। अब देखो यहाँ एल लिखा रहने दो, 1 की जगह 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -1 का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एल का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या आ जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होता है सी स्लोप। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी कैसी होती है, करेक्शन निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपके निकले, तो देख लो यहाँ से किस, तो 2l साइन थीटा ये होगा नहीं, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, 2l साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2, 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको मैंने प्रूव भी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को डाउट, एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी नोट कर लेना कॉपी पे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने को। ठीक है, एक ये फॉर्मूला और दूसरा वाला नीचे तो हमने बता ही दिया। एक्चुअल फॉर्मूला ये भी है, फॉर्मूला ये है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, याद रखना इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को और देखो ये कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, करने की जो है देख लो कहाँ कहाँ आया है। आरआरबी एसएससी में आया हुआ है, यूके पीएससी में आया है, ईएससी में आया हुआ है, जीपीएससी में आया हुआ है। इसको देखो पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। ठीक है, जिनको समझ में आ गया अच्छा है, जिनको नहीं आया वो समझें। यहाँ पर कह रहा था ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, यहाँ पर ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज़ नोन टू बी 200 मीटर। ठीक है, व्हेन दिस इज़ मेजर्ड विथ 20 मीटर टेप द लेंथ इज़ 200.80 मीटर, द करेक्ट लेंथ ऑफ 20 मीटर टेप इज़। अब देखो यहाँ पर पूछ तो वैसे रहा है करेक्ट लेंथ, अब आप सोच रहे हो कि करेक्ट लेंथ है तो ट्रू लेंथ पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर, ट्रू लेंथ तो ऑलरेडी दी हुई है इसकी जो है। ठीक है, अब हम 20 मीटर माने कि क्या माने हैं, तो जो हम बताए थे ना कि यहाँ पर 20 मीटर या 30 मीटर वो उसकी ट्रू लेंथ है। अब यहाँ पर ट्रू लेंथ कहने का मतलब है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में कितना है वो पूछ रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाना है, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ट्रू लेंथ, ट्रू मेजर्ड लेंथ, इसको डैश मान लो, ये ट्रू लेंथ मतलब रॉन्ग लेंथ, रॉन्ग मेजरमेंट लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेप, ट्रू लेंथ ऑफ द टेप, ट्रू मेजर्ड लेंथ, रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, रॉन्ग मेजर्ड लेंथ। ठीक है, अब देखो ट्रू लेंथ कितनी थी 20 मीटर। ठीक है, और ट्रू लेंथ कितनी थी मेजर करने पर 200 मीटर आ रहा था। रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप यानी कि जो एक्चुअल में है वो आपको निकालना है, और रॉन्ग मेजर्ड लेंथ वो आई थी 200.80, तो 200.80, बस इसको रॉन्ग लेंथ WL निकालना है, इसको सॉल्व कर लो। तो 20 इंटू 200 डिवाइड बाई 200.80। अब देखो ये वाली नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर हम इसकी सिर्फ बात करें, इतने से टर्म की बात करें तो देखो ये वैल्यू की डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 1 से छोटी आएगी। 1 से जब छोटी आएगी तो मल्टीप्लाई करोगे अगर 20 में, किसी भी नंबर का अगर वो नंबर 1 से छोटा है और किसी नंबर पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर को ओवरऑल क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा।
अगर 1 से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हो किसी नंबर पे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन 20 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा में देखो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना गलत दिया हुआ था, इसको डी ऑप्शन भी कर सकते हो। यहाँ पर दोनों ऑप्शन एक्चुअल में गलत दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन में एग्जैक्ट यहाँ पर होना चाहिए, इसको ये यहाँ पर 19.92 इधर होना चाहिए, और जो है ये 19.20 इधर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 110.4। बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा आपका, कर लेता हूँ, 90.23 आ रहा, ठीक है। 90.92। जो कहाँ गलत कर दिया हमने, 20,200 और 10, यहाँ गलत कर दिया। यहाँ पर 04 आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 200/10 ये आ रहा आपका ओवरऑल सॉल्व करने पर 19.92, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी इतने अच्छे से ये लोग फ्रेम करते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी एक्चुअल में, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर क्या एरर हुई थी, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर 92 होना चाहिए, हमें यहाँ पर काट के लिखना चाहिए था, ये 98 की जगह 92 है और यहाँ 19.20 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रेम क्या हुआ था, तो यहाँ पर 19.92 ऑप्शन आएगा, जबकि सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए बी ऑप्शन होगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो है दोनों कोई भी काट करके आप एक सही कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा हुआ है लेंथ ऑफ द रिवेन्यू चैन, तो थोड़ा चैन के बारे में बता देता हूँ, चैन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चैन एक डिवाइस है जो लीनियर मेजरमेंट्स करने के काम में आती है, ठीक है। चैन हो गई, आपकी टेप हो गई। तो चलो चैन के बारे में बता देते हैं कि चैन कितनी हो, मतलब ये एक प्रकार का लेंथ मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं ये, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे लेंथ मेजरमेंट डिवाइसेस में। चैन पूछा हुआ तो चैन के ही बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चैन कितनी होती हैं, 3 तरह की होती हैं चैनें। चैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मीट्रिक के बाद होती है गंटर्स चैन नहीं, मीट्रिक के बाद मानो आप इंजीनियर्स, फिर यहाँ पर मानो गंटर्स, और फिर एक होती है आपकी, चलो गंटर्स हो गई, एक यहाँ मान लो रिवेन्यू चैन। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो मीट्रिक चैन क्या होती है, 2 होती हैं, 20 मीटर की होती है और 30 मीटर की होती है। 20 मीटर की जो चैन होगी उसमें कितना होगा, 100 लिंक्स होंगे, उसमें 150 लिंक्स होंगे, ठीक है। इंजीनियर चैन्स, अब देखो इंजीनियर होते हैं, और इंजीनियर्स क्या होता है ना, हमेशा से बोले जाते हैं कि भाई ये बहुत आलसी होते हैं कॉलेज टाइम पे। क्या करते हैं ये, अगर 10 बजे का भी कॉलेज है ना तो 9:45 पे जगेंगे और 15 मिनट में सब कुछ करके बिल्कुल लंदन टॉप बन करके पहुंच जाएंगे कॉलेज पे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ 100 फीट की चैन ले ली। कितनी, 100 फीट की चैन ली और 100 ही लिंक्स ले लिए इनने, ठीक है। 100 कड़ियाँ ही हैं, ठीक।
100 फीट की चैन है और 100 लिंक्स हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हम गंटर्स चैन। तो गंटर्स चैन क्या होती है, 66 फीट की होती है। कितनी होती है ये, 66 फीट की होती है। और लिंक कितनी होती है इसमें, 100 लिंक्स ही होते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिवेन्यू चेन। तो रिवेन्यू चेन क्या होती है, 33 फीट की होती है और इसमें क्या होते हैं, 16 लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो याद करना, देखो कितना इजी हो जाएगा कि मीट्रिक, थोड़ा सा मीट्रिक चेन 20 मीटर 30 मीटर की होती है। 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं, 30 मीटर में 150 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चैन आलसी होते हैं, कुछ भी काम जो है हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं या इजी वे देखते हैं। तो इजी वे क्या हो गया, 100 फीट की चैन थी, 100 लिंक्स हो गए। अब बात करते हैं गंटर्स चैन की। गंटर्स चैन क्या होती है, 66 फीट की होती है और 100 लिंक्स होते हैं। अब बात करते हैं रिवेन्यू चैन। तो रिवेन्यू चैन क्या होती है, 33 फीट की होती है और 16 लिंक्स होते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिवेन्यू चेन किस काम में आती है। तो जैसे किसी लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ लाइन को मेज़र करना होता है, जब किसी चीज़ की ना प्रॉपर्टीज़ को मेज़रमेंट करना होता है, बाउंड्री को, ठीक है। जैसे किसी गांव का जो है खेत मेज़रमेंट करना है, खेत की जो सीम बाउंड्रीज़ को मेज़रमेंट करना है, या किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ को, या स्टेट की, इसी तरह कंट्री की, जब तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर छोटे लेवल की बात करें तो वहाँ पर हम लोग रिवेन्यू चेन यूज़ कर लेते हैं। तो कभी कभी पूछ सकता है कि किसी विलेज की जो है, विलेज में जो है कोई मान लीजिए फील्ड है, उसको मेज़रमेंट करने के लिए कौन सी चेन यूज़ करोगे, बाउंड्री को, किसी गांव की विलेज की बाउंड्रीज को मेज़रमेंट करने के लिए वहाँ पर रिवेन्यू चेन यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन से देख लो यहाँ पर क्या होगा कि लेंथ ऑफ रिवेन्यू चेन। तो लेंथ ऑफ रिवेन्यू चेन कितनी होती है, 33 फीट की होती है। 60 फीट की जो है होती है आपकी, ये होती है आपकी गंटर्स चैन। 100 फीट की होती है इंजीनियर्स चैन, ठीक है। और 66 मीटर की कुछ नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्ले ग्राउंड वॉज मेजर्ड विथ 30 मीटर चैन। पहली चीज़, जो टेप की लेंथ है वो कितनी है, चैन की लेंथ कितनी है, 30 मीटर चैन है। वॉज फाउंड चैन एंड फाउंड एरिया ऑफ 40 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो मेज़र करना है आपको या मेज़र किया हुआ है वो आपका 40 किलोमीटर स्क्वायर है का एरिया है, ठीक है। इट वॉज आफ्टरवर्ड्स फाउंड दैट द चैन वॉज 0.1 मीटर टू शॉर्ट, यानी कि चैन क्या थी, आपने पहले स्टार्टिंग में जब चैन ली तो वो चैन थी आपकी 30 मीटर की, बट बाद में पता चलता है कि वो चैन 30 मीटर की ना होकर के 0.1 मीटर 29.90 मीटर की है, ठीक है। व्हाट इज़ द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड। तो फील्ड का एरिया क्या होगा, एक्चुअली आपने जब 30 मीटर मान करके उसको मेज़र कर लिया तो उसका एरिया निकला 40 किलोमीटर स्क्वायर। अब बाद में जब पता चलता है कि चैन आपकी जो है 0.1 मीटर छोटी है, तो एरिया क्या हो गया, वो मेजर्ड वाला गलत हो गया। अब वो पूछ रहा है ट्रू एरिया क्या है, ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया था ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, रॉन्ग मेजर्ड लेंथ मान लो, ठीक। इसको डैश मान लो, इसको डैश मान लो, इसको डैश मान लो, एल मान लो, सॉरी। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, ये तो होता है जब हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम बात करेंगे ट्रू लेंथ, तो आपको जब ट्रू लेंथ निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, रॉन्ग लेंथ इनटू रॉन्ग मेजर्ड लेंथ बटे ट्रू मेजर्ड लेंथ, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला अगर हम एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये इसका सही फॉर्मूला है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का अगर होता तो यहाँ पर फिर क्यूब कर देते आप,
स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है हमें, 30 मीटर चैन और एरिया दे दिया इसने, कितना रॉन्ग हो गया, और ट्रू एरिया आपसे पूछ रहा है। ट्रू, सॉरी गलत फॉर्मूला लिख दिया, ट्रू लेंथ गलत कर दिया फॉर्मूला। चलो इधर देखो, ये गलत लिख दिया। तो हमें ट्रू एरिया निकालना है ना। ट्रू एरिया मान लीजिए आपका टी ए है, तो यहाँ पर एरिया ये हो गया, तो डब्ल्यू एल अपॉन टी एल का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डैश। ठीक है, तो ट्रू एरिया कितना होगा, टी डैश माना था, तो रॉन्ग लेंथ कितनी थी उसकी, 30 मीटर की चैन थी और 0.1 मीटर छोटी थी, तो 29.90 अपॉन ट्रू लेंथ कितनी थी उस टेप की, 30 मीटर थी, इसका स्क्वायर कर दो इंटू, और जो रॉन्ग एरिया था 250 था कि 40 था, क्या था, 40 स्क्वायर किलोमीटर, 40 किलोमीटर स्क्वायर, 40 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो है यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी वैल्यू को और जब स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, और जब उस और छोटी वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 40 से बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब 40 से कम ही हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू 40 से ज़्यादा है, ये तो हो नहीं सकती, ये भी 40 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी 40 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकती। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 39.73 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो 39.73 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए, मज़ा आ रहा है ना, अगर मज़ा आ रहा है ना वीडियो को लाइक करते जाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, लास्ट वाले का क्या बताया था, ए। ठीक है, इसके पहले, हाँ इसका पहले डी बताया था ना, इसका डी कर दो कुछ भी। ठीक है, इसका हो गया। चलो, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा कि अ टेप ऑफ लेंथ एल, वेट उसका डब्ल्यू किलोग्राम पर मीटर है, इज सस्पेंडेड एट इट्स एंड विद अ पुल ऑफ पी किलोग्राम, द सैक करेक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से कोई, यहाँ पर दो एक खूंटियाँ हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पिन लगी हुई, तो यहाँ से जब रस्सी लटकाते हो तो कुछ इस तरह से लटक सी जाती है रस्सी, उसको मेज़र करना था ये लेंथ एल, उसको क्या करना था, मेजर करना चाहिए, इस लेंथ को मेज़र करना चाहिए। अब चूंकि उसने कर दी एल नॉट, मान लीजिए इनिशियल है तो ये, अब उसने ये लेंथ मेज़र की हुई है, ठीक है, जो कि क्या होगी, एल से ज़्यादा होगी। तो अब हमें जब एल से ज़्यादा कर ली तो ट्रू लेंथ कितनी है, कम है, ट्रू लेंथ कितनी है, कम आ रही, और एक्चुअल में आपने ज़्यादा मेज़र की हुई है। ठीक है, आपको करनी चाहिए ये लेंथ मेज़रमेंट, ठीक है, आपको करना चाहिए इतनी लेंथ को मेज़रमेंट, बट किसी वजह से जब लटक जाती है, सैग हो जाता है उसमें, तो ये ज़्यादा हो जाती है मेज़रमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ उसकी कम है, मेजर लेंथ ज़्यादा है, तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वैल्यू कम है ट्रू वाली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन कम ही करना पड़ेगा ना। अब भले ही उसको 500 400 जो भी मीटर एक्स वाई जेड जो भी आपको माप लिया, अब जितनी कम होगी घटा के तो वही ला के दोगे ना उनको। चलो, तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सैग करेक्शन, एस सैग जिसको बोलते हैं डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। ठीक है, अब डब्ल्यू देखो कहीं कहीं ये कुछ ऐसे भी देखने को मिल जाता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर कर दोगे कि चेंज, यहाँ पर डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, आपने एक जगह पे डब्ल्यू लिखा हुआ है और एक जगह पे एल लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डब्ल्यू है, यहाँ पर जो डब्ल्यू यूज़ किया गया है वो किलोग्राम पर मीटर वेट यूज़ किया गया उसका। ठीक है, और यहाँ पर क्या डब्ल्यू यूज़ किया गया है, यहाँ पर जो डब्ल्यू यूज़ किया गया टोटल वेट यूज़ किया गया है, कितना, टोटल वेट। ठीक है, ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको किलोग्राम पर मीटर में वेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 पी स्क्वायर या पी एम स्क्वायर। पी क्या होता है, पुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये एक तरह से देखते हैं, अगर यहाँ पर जो डब्ल्यू दिया हो, यहाँ पर अगर टोटल वेट देता, टोटल वेट अगर दे देता, तब तो फिर आपका डी सही हो जाता, ठीक है। डी में फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर डब्ल्यू दिया हुआ है आपको किलोग्राम पर मीटर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट या मीजर्ड, सेट आउट बोल दो, सेट आउट ही ज़्यादा सही है, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है, ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है। तो ये एक प्रकार का जो होता है ना, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री मेजरमेंट डिवाइसेस है, ठीक है। तो अब अगर ये 90 डिग्री मेजरमेंट डिवाइसेस है, तो कुछ और भी डिवाइसेस होंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 90 डिग्री मेजरमेंट जो डिवाइसेस होते हैं, वो एक होता है आपका क्रॉस स्टाफ होता है, एक प्रिज्म स्क्वायर होता है, फिर एक ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस स्टाफ के ही एक पार्ट होता है, एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं, एक होता है CR क्रॉस स्टाफ, फिर दूसरा होता है आपका प्रिज्म स्क्वायर, एक होता है प्रिज्म स्क्वायर, और थर्ड वन होता है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ और एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, इसमें सिर्फ 90 डिग्री मेजरमेंट कर सकते हो आप, 90 डिग्री ही, ओनली 90 डिग्री का एंगल जो है सेट आउट कर सकते हो। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल आप सेट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर भी जो है 90 डिग्री सेट आउट करने के काम में आता है। अब ओपन क्रॉस स्टाफ के ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, और एक पॉकेट डिवाइस है, ये क्या होती है, पॉकेट डिवाइस है ये, मतलब जेब में डाल सकते हो, इतना छोटा होता है वो, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पूछ लेता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर इज़ बेस्ड ऑन, ये होता है डबल रिफ्लेक्शन पे, क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। किस पे होता है, डबल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। और क्या पूछता है इसमें कि जो फ्रेंच ऑप्टिकल स्क्वायर में जो है कुछ इस तरह से होता है, देखो कि कुछ इस तरह से डिवाइस होती है, यहाँ पर एक लगा होता है, यहाँ पर एक मिरर इधर लगा होता है, एक मिरर इधर लगा हो, एक मिरर कुछ ऐसे मान लो, थोड़ा देर के लिए कहाँ गया, एक मिरर कुछ इस तरह से लगा होता है, दूसरा मिरर कुछ इस तरह से लगा होता है, जिसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कितने डिग्री पे मिलता है, 45 डिग्री पे। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री पे, ठीक है। ऊपर वाले को बोल देते हैं इंडेक्स एरर, नीचे वाले को हॉरिजॉन्टल एरर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो इंडेक्स एरर होता है वो 105 डिग्री पे जो है इंक्लाइंड होता है हॉरिजेंटल से, और नीचे वाला जो हॉरिजन मिरर होता है
ये जो है आपका 120 डिग्री हॉरिजेंटल से क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए एक लाइन ऑफ साइट जाती है कुछ इस तरह से। तो बेसिकली जो आपको देखना था बता दिया हमने। ठीक है, अगर इतने पॉइंट्स ही याद रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टॉप। तो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप से क्या क्या हो सकता है कि 40 डिग्री ओनली, जहाँ उसने ओनली बोला तो गलत हो गया, 90 डिग्री ओनली ये भी गलत हो गया। एनी एंगल का मतलब फिर कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर जो है 40, 30, 20, 10, 100, 1000 क्या सॉरी, किसी भी एंगल को मेजरमेंट कर सकते हो XYZ। ठीक है, तो ये नहीं होता यहाँ पर, या तो फिर आप 90 डिग्री सेट कर सकते हो या 45 डिग्री, और या 135 को भी आप सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो सब चलो ठीक है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही जा रहा लंबा। चलिए आज होमवर्क के लिए आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ो, और जिसको आता है वो नीचे क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बस ठीक है।